व्यवस्थापक, जिला विद्यालय निरीक्षक, ये सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उसमें बहुत सख्त कार्रवाई हमें करनी पड़ी थी। विगत वर्ष भी हमें एक जिला विद्यालय निरीक्षक को मुझे जेल डालना पड़ा था, क्योंकि नकल या तो इस बात का द्योतक होता है कि हमने समय पे ध्यान नहीं दिया। दूसरा, जो छात्र मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत पर डकैती डालने का एक प्रयास होता है, दूसरे हक को जबरन छीनने का प्रयास होता है, अन्य लोगों को भी अनैतिक तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करता है और अंततः हम व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए नकल विहीन परीक्षा साफ सुथरे माहौल में हो, एक उन्मुक्त और भयमुक्त वातावरण में हो, लेकिन समय से हो। और मैं इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। 15 दिन के अंदर परीक्षा, 14 दिन के अंदर परिणाम। देश के अंदर पहली बार किसी एक बोर्ड के माध्यम से हुआ है, वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया है। मात्र 15 दिन के अंदर परीक्षा हुई है और 14 दिन के अंदर परिणाम भी आ गया और परिणाम हम सबके सामने है। और वह परिणाम है कि इन एक महीने के अंदर के परिणाम को 56 लाख विद्यार्थी जिसमें भागीदार बने हो, उस कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और यूपी बोर्ड का जब परिणाम आ गया उसके बाद विभिन्न राज्यों के सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के परिणाम उसके काफी बाद में आए। इसलिए कार्यक्रम को इतनी देर में हम लोग करने के लिए इतना देर में करना पड़ा। लेकिन एक ये सुधार, यही रिफॉर्म है। अब हमने समय पे परिणाम दे दिया, अब सत्र भी समय पे आगे बढ़ पाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए 365 दिन के कार्यक्रम का शैक्षिक कैलेंडर तैयार करके हम अधिक से अधिक समय छात्रों को दें। उनके लिए स्कूल कैंपस में हो या अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में उनके विजिट हो, वे जाके देखें, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी तो इसी दौरान उनके होने, और प्रैक्टिकल केवल वही नहीं जो लैब में हो रहा है, बल्कि वह व्यवहारिक रूप से अन्य संस्थानों में जाकर के भी देखें क्या हो रहा है, कैसे आगे बढ़ना है। शिक्षा केवल डिग्री या सर्टिफिकेट प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण का भी एक माध्यम बनना चाहिए। और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक प्रयास जिस रूप में आगे बढ़ा है, यह बहुत अच्छा प्रयास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया है। 1 महीने तक नहीं तो पता लगा साल भर परीक्षा ही परीक्षा चल रही है। यानी 3 महीने परीक्षा होती थी, 2 से 3 महीने परिणाम आने में लगते थे, फिर 2 महीने प्रवेश लेने में लगते थे, 8-9 महीने इसी में व्यतीत हो जाते थे। फिर पर्व और त्योहार आ गए, उसके बाद फिर परीक्षा शुरू हो जाती थी। ये उस छात्र के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं जो देश का भविष्य है, जो देश की आधारशिला रखने वाला है। उसके साथ जब खिलवाड़ करेंगे, इसका मतलब आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रगति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो भी नकल के माफिया हैं, समाज के वे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो नकल करा करके या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके शिक्षण संस्थानों को अपवित्र करते हैं, वे देश के सही मायने में दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मनों को चिन्हित करके, वे किसी भी संस्थान से जुड़े हुए हों, चिन्हित करके उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए और प्रशासन को भी उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई करनी चाहिए, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मुझे लगता है यह हम सबको पहले से तय करना होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार उस मानक को तय करने का प्रयास किया। उसमें और भी अच्छे रिफॉर्म होंगे भी, लेकिन एक अच्छी दिशा में प्रयास। और ये तब जब हम लोग कोरोना कालखंड से उभरे हैं, यानी
जैसे इस परीक्षाएं शुरू हुई तो एक बार फिर से लगा कि लगता है कोरोना की 4th वेव आ जाएगी। कुछ मामले देखने को मिले थे, लेकिन उस दौरान पूरी सतर्कता के साथ फिर वहां पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। उसी दौरान उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव भी शुरू हो गए थे। लेकिन इन सभी कार्यक्रमों के बीच इतने बड़े बोर्ड ने अपनी परीक्षाओं को सकुशल और समय पर संपन्न किया है। एक अच्छा प्रयास हुआ है और मुझे लगता है कि जहां आपने इस प्रयास को आगे बढ़ाया है वही हमारा प्रयास होना चाहिए अब क्वालिटी पे ध्यान देना। आप याद करिए 2017 में जब सरकार आई थी तब भी हम लोगों ने कहा था कि नकल हम तब रोक पाएंगे जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हो। जो शिक्षक कार्यरत हैं वे समय पे अपने विद्यालय में जाएं, अपनी क्लास लें। जहां पे शिक्षकों की कमी है वहां पर उनकी नई तैनाती की व्यवस्था हो। जब तक नई नियुक्ति होती है वे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के माध्यम से या बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से, तब तक उस प्रक्रिया को हम रिटायर्ड शिक्षकों के माध्यम से पूरी करें। उन्हें एक निश्चित मानदेय देकर के उनसे इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और कम से कम साइंस, मैथ्स, इंग्लिश इनसे जुड़े हुए शिक्षक अनिवार्य रूप से हो। वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, मैथ्स का हो या इंग्लिश का हो, शिक्षक अनिवार्य हो और इसके लिए निश्चित मानदेय तय किया गया। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा ने 1,62,000 से अधिक शिक्षकों की पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया पूरी करके उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया। यानी इतने शिक्षकों की सरकारी नियुक्ति कहीं देश भर में नहीं हुई होगी जितना हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर संपन्न किया है। और यह प्रक्रिया निरंतर अभी भी चल रही है। और अभी भी हमने इस बात को कहा है, जैसे संस्कृत के ही विद्यालय हैं, जो संस्कृत बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा का संस्कृत बोर्ड, उसमें भी हमने इस बात को कहा है कि नई नियुक्ति होने तक मानदेय के शिक्षकों को न हटाया जाए। वहां पठन पाठन का एक माहौल बनना चाहिए। इस दौरान शिक्षा विभाग में व्यापक परिवर्तन करने के प्रयास भी हुए। ऑपरेशन कायाकल्प में से एक उदाहरण है। और मैं कहूंगा जैसे बेसिक शिक्षा परिषद ने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 1,33,000 विद्यालयों को बहुत अच्छा विद्यालय बनाया है। आज से 6 वर्ष पहले अगर आप उन विद्यालयों में गए होते तो आपको बेसिक शिक्षा परिषद के वे विद्यालय ऐसे लगते जैसे कोई खंडर है। बेतरतीब थे, काई जमी हुई थी, बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे, अस्त व्यस्त माहौल था। अंदर पेड़, अंदर भी झाड़ियां बहुत सारी जगह उगी हुई दिखती थी। कूड़ा जगह जगह पड़ा रहता था, कच्चा फर्श था, टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, लाइट नहीं थी, लाइब्रेरी और अन्य उसकी बात तो दूर है। ये वहां के माहौल थे ज्यादातर के। लेकिन जन सहभागिता के माध्यम से सरकार ने जब आह्वान किया, परिणाम हुआ 1,33,000 विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अच्छी फ्लोरिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट हो गए, पेयजल की व्यवस्था हो गई, स्मार्ट क्लास आ गई, वहां पे लैब बन गई, उनकी लाइब्रेरी बन गई। बहुत सारे विद्यालयों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज बच्चे आते हैं, देखते हैं, उनके मन में एक ललक होती है स्मार्ट क्लास के साथ जुड़ने की। उनके मन में एक ललक होती है अपनी डिजिटल लाइब्रेरी को देखने की। उनके मन में एक ललक होती है कि लाइब्रेरी में हम भी अपने पाठ्यक्रम के इतर कुछ नई पुस्तकों को देख सकें। और ये एक नई ललक मुझे वहां पे उन बच्चों के साथ जब संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, ये भी हमने वहां पर देखा और बहुत अच्छे परिणाम उसके सामने आए हैं। आज ये चीजें भी हम लोग वहां पर देख चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि
जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के 1,33,000 विद्यालय जन सहभागिता के माध्यम से और सीएसआर निधि से उनका कायाकल्प हो सकता है, ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा परिषद चाहेगा तो माध्यमिक शिक्षा विभाग चाहेगा तो माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों को भी हम लोगों को इसी तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। यद्यपि हमने विगत वर्ष भी पैसा दिया था माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों के लिए और पैसा लैप्स हो गया। मैं फिर चाहूंगा जितने गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं जो जर्जर हो चुके हैं, आप तय करें 75 वर्ष पुराने, 60 वर्ष पुराने, 50 वर्ष पुराने, 40 वर्ष पुराने, 30 वर्ष पुराने, या जहां छात्रों की संख्या ज्यादा है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर आप दीजिए। प्रथम फेज में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, अच्छा फर्नीचर दीजिए, टॉयलेट दीजिए, पेयजल की व्यवस्था करिए, सोलर पैनल की व्यवस्था करिए, अच्छा वहां पे खेल का मैदान बनाइए। खेल और युवा कल्याण विभाग हर बेसिक शिक्षा परिषद के प्रांगण में एक खेल का मैदान बना रहा है। ये उन बच्चों के अंदर खेल कूद की गतिविधियों के प्रति भी एक नई जिज्ञासा पैदा हो। स्पोर्ट्स, स्कूली स्पोर्ट्स हुए हैं, हम इसको और अच्छे ढंग से आगे प्रमोट कर सकते हैं। यह समय होता है जब बच्चों को इनके प्रति हम लोग एक नया भाव पैदा कर सकते हैं और यह कार्य हम सबको वहां पर देखने को मिला। बहुत मुझे अच्छा लगा कि जैसे बेसिक शिक्षा परिषद ने किया, माध्यमिक शिक्षा भी इसी रूप में आगे बढ़ सकती है। पहले अपने फंड का उपयोग भी करें, सीएसआर की निधि का भी उपयोग करें और सीएसआर की निधि के उपयोग के साथ साथ पुरातन छात्रों के सम्मेलन के माध्यम से भी जन सहभागिता का भी उपयोग करते हुए, जैसे हमने अभी पंचायती राज विभाग में एक स्कीम निकाली है, मातृभूमि योजना। ये मातृभूमि योजना क्या है? किसी भी ग्राम पंचायत का कोई व्यक्ति वह अपने गांव के बाहर, अपने प्रदेश में, देश में या दुनिया में कहीं भी रह रहा है, वो अपने गांव में चाहता है कि मेरे गांव में कोई अच्छा हॉस्पिटल बने, मेरे गांव में कोई कन्वेंशन सेंटर बने, मेरे गांव में कोई एक अच्छा जनता की सुविधा के लिए कोई अच्छा आयोजन होना चाहिए। तो उनके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है कि मातृभूमि योजना में 60% योगदान वो देगा, 40% योगदान राज्य सरकार उसको देगी। भवन बनेगा, भवन का नामकरण उनके किसी पूर्वज के नाम पर हम लोग रख देंगे। ऐसे ही विद्यालय में लैब बन सकती है, लेबोरेटरी के निर्माण में योगदान दे सकते हैं, लाइब्रेरी के निर्माण में लोग योगदान दे सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने में दे सकते हैं, कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, फर्नीचर देने में योगदान दे सकते हैं, टॉयलेट बनाने में योगदान दे सकते हैं, पेयजल के लिए योगदान दे सकते हैं। अलग अलग दिशा में जोड़ने का एक प्रयास, लेकिन पहल करनी पड़ेगी। स्मार्ट क्लास बना सकते हैं। क्या माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए बच्चों को यह अधिकार नहीं कि वे भी अभी से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सीखे? यह अधिकार उनका भी है और ये देना सरकार का भी दायित्व बनता है, विभाग का भी दायित्व बनता है और साथ साथ प्रबंधन का भी दायित्व बनता है कि हम बच्चों को उसके अनुकूल माहौल दें, उस प्रकार की सुविधाओं से युक्त करें। और इसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए, हम उसका उपयोग भी समयबद्ध तरीके से करना सीखें। जैसे हम लोगों ने तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए प्रदेश भर में 2 करोड़ युवाओं को, स्नातक और परास्नातक के 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। वे शासन की योजनाओं के साथ जुड़ सके। उनको मालूम होना चाहिए कि जब मैं अपनी डिग्री लूंगा, स्नातक की डिग्री लूंगा या परास्नातक की डिग्री लूंगा, तो मेरे लिए जीवन के कौन कौन से क्षेत्र खुले हुए हैं। बहुत सारे बच्चे कोचिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कोचिंग के लिए माँ बाप के पास पैसा नहीं, कैसे करेंगे? उसके लिए उनके लिए तैयार है अभ्युदय कोचिंग। हर जनपद में राज्य सरकार अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था कर रही है और ये अभ्युदय कोचिंग तो नीट और आईआईटी जेईई के लिए भी तैयारी करा रहा है। इसमें फिजिकली भी और वर्चुअली भी है, दोनों व्यवस्थाएं दी गई हैं।
मैं भी